प्लीज़ अपने बच्चों के पैसिफायर को हनी में डिप करके मुंह में मत डालिए। पहला डेंटल चेकअप होना चाहिए, वो होना चाहिए जब सबसे पहला दांत निकले मुंह में या उसका फर्स्ट बर्थडे। तो इन दोनों में से जो भी पहले हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली इंडियन मेंटालिटी ये है कि भाई दर्द नहीं हो रहा, ठीक है, सब चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो 2 दांत कांटेक्ट में हैं, अगर आप उनको फ्लॉस से क्लीन नहीं करोगे तो वहाँ पे आपकी कैविटीज़ शुरू हो जाएंगी। तो सलाइवा बेसिकली क्लीनिंग मैकेनिज्म के लिए यूज़ होता है। मुंह में रोटी रखी हुई है, यहाँ पे बड़ा सा एक वो रखा हुआ है, और फिर आपको बोलना होता है फिनिश योर फूड, एंड देन द चाइल्ड इज़ फिनिशिंग द फूड आफ्टर यू रिमाइंड देम। तो यूजुअली दांत का जो निकलने का टाइम होता है वो 6 महीने से शुरू हो जाता है। कुछ बच्चों में थोड़ा सा लेट होता है। कई बार ये होता है कि बच्चे के फर्स्ट बर्थडे पे या बर्थडे के 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद एकदम से सारे दांत निकल आते हैं। थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाता है ना, तो जो आप बीच बीच में उठ के फीड लेने वाली चीज़ होती है उसको भी आपको थोड़ा सा स्टॉप करना पड़ेगा। तो बेसिकली बच्चों के जो टूथपेस्ट होते हैं ना, दे आर वेरी टेस्टी। आई डोंट नो इफ़ यू ट्राइड द टूथपेस्ट योरसेल्फ। तो कई बार ये हो जाता है कि इतना मज़ा आता है यूज़ करने में, तो द बच्चा जस्ट swallows it. So the most common issue that I see in my practice, and I also specialize in that, is early childhood caries. दोस्तों, आज के पॉडकास्ट के थ्रू मेरा ये मानना है कि मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज लेकर आई हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन लेकर आई हूँ, क्योंकि आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो बच्चों के दांतों की स्पेशलिस्ट डॉक्टर उमा के साथ है। वो हमें बताएंगे कि बच्चों की मुस्कुराहट का ध्यान कैसे रखा जाए, बच्चों के दांतों को कैविटी से कैसे बचाया जाए। बेसिकली जो पेरेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं ना छोटे बच्चों को के दांतों से रिलेटेड, वो सब आज के पॉडकास्ट में आंसर किए जाएंगे। हर छोटे से छोटे सवाल का जवाब हमने डॉक्टर उमा से जानने की कोशिश की है आज। तो शांति से बैठिए और देखिए भावना सिद्धू पॉडकास्ट विद डॉक्टर उमा। हेलो उमा। हाय भावना। सबसे पहले तो आई जस्ट वांट टू थैंक यू for being a part of our podcast journey. You are the first person जिसको मैंने पॉडकास्ट का जब मेरे दिमाग में आया तो अप्रोच किया था, बट वो थिंग्स को फिगर आउट होते होते थोड़ा टाइम लग गया। तो थैंक यू सो मच। You're most welcome. My pleasure. थैंक यू। सो आई जस्ट वांट यू कि आप हमारे ऑडियंस को थोड़ा पहले अपने बारे में बताएं। So my name is Dr. Uma Nagarajan and I'm a specialist pediatric dentist. तो बेसिकली मैंने BDS किया है और उसके बाद मैंने मास्टर्स करी है इन पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री। मतलब बेसिकली आई ट्रीट चिल्ड्रन रिलेटेड टू एनीथिंग रिलेटेड टू देयर ओरल हेल्थ। ओके और आपका जैसे पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री जो है वो टर्म मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर अभी पास्ट डेकेड में ही हुई है, तो हाउ यू डेवलप योर इंटरेस्ट? तो जब हम बैचलर्स कर रहे थे डेंटिस्ट्री का, तो उसमें हमारा एक इंटर्नशिप पीरियड होता है। तो उसमें यू हैव पोस्टिंग इन मैनी डिपार्टमेंट्स। तो बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं डेंटिस्ट्री के, तो उसमें एक ब्रांच होता है पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री का। तो उसमें जब पोस्टेड थी मैं, तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे यहाँ पे ज़्यादा मज़ा आ रहा है बच्चों को ट्रीट करने में। इट्स अ लॉट ऑफ फन ट्रीटिंग अ चाइल्ड वर्सेस एन अडल्ट। तो उस चीज़ से ये था कि ओके आई एम इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड। एंड फिर जब पोस्ट ग्रेजुएशन की बारी आई तो पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री मिला। एंड उसके बाद वंस आई वाज डन तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री करूं एक्सक्लूसिवली या फिर जनरल। तो जो उस टाइम पे बहुत सारे जो लोग थे एडवाइस दे रहे थे, तो मोस्ट ऑफ देम सेड कि जनरल डेंटिस्ट्री बेटर रहेगा। तो मैंने 7 दिन किया था एक डॉक्टर के साथ। तो उस 7 दिन के पीरियड में सिर्फ एक ही बच्चा था जो मैंने ट्रीट किया, एंड दैट वाज द ओनली टाइम आई वाज हैप्पी। सो आई टुक दैट एज अ क्लू कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। क्योंकि अगर आप काम कर रहे हो और आप खुश नहीं हो तो फिर मज़ा नहीं आता, एंड आपका जो बर्नआउट स्टेज होता है वो बहुत जल्दी आ जाता है। तो देन आई डिसाइडेड दैट दिस इज़ हाउ आई वांटेड टू बी। जनरली जो होता है ना उमा कि बच्चों को टैकल करना वैसे ही इतना मुश्किल होता है, फिर आपको उनका ट्रीटमेंट भी करना पड़ जाए, तो वो कैसे मतलब आप किसी को पसंद आ सकता है? तो बेसिकली वो तो बहुत ही छोटा पार्ट हो जाता है।
आप वो ट्रीटमेंट के लिए कैसे आप कन्विंस करना बच्चे को, कैसे ट्रीट करोगे आप, वो वाली चीज़ एक छोटा सा पार्ट हो जाता है। बट हमें एक्सटेंसिव ट्रेनिंग मिलती है उसकी ड्यूरिंग आवर MDS। तो बिहेवियर मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा पार्ट होता है हमारे कोर्स का। तो वो तो इनबिल्ट हो ही जाता है। जब आप 3 साल आप पूरा पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री करके निकलते हो तो वो चीज़ तो आपके अंदर भर जाती है कि ओके यू हैव टू ट्रीट अ चाइल्ड लाइक दिस। उसके बाद जब आप बात करते हो ना बच्चों से, जैसे आप अडल्ट से बात करते हो, मुझे तो बहुत ही बोरिंग लगता है कि सेम ट्रीटमेंट सेम होता है, प्रिडिक्टेबल सा होता है। उनका वही रहेगा कि थोड़ा कंसेशन कर दो, डिस्काउंट दे दो। पेशेंट डिस्काउंट वाली चीज़ तो बच्चों के दिमाग में ये सब चीज़ें बच्चों के नहीं आती, बट पेरेंट्स के दिमाग में आती है, ये वाली चीज़ तो है। आई थिंक अडल्ट का तो वही रहता होगा पोस्ट ट्रीटमेंट जो बातें होती है। तो बच्चों का ये रहता है आप बात करो उनसे एंड दे आर वेरी ऑनेस्ट, मतलब जो भी मन में है बोल देंगे। आप उनको अच्छा ही लग रहा है, आप गंदे डॉक्टर हो, आप गंदे हो, ऐसे ऐसे मतलब बोल देते हैं। तो मतलब कोई फिल्टर्स नहीं होते। तो फिर एक चैलेंज बन जाता है, हाउ डू यू मेक दिस चाइल्ड लाइक यू। तो फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब ऐसा हो गया है कि आई हैव सो मेनी पेशेंट्स हु ओनली वांट टू कम टू मी, दे डोंट वांट टू गो एनीवेयर एल्स। और अब पेरेंट्स भी मतलब जैसे बोलते भी हैं कि अपने घर पे बता रहा था कि मेरी डॉक्टर ऐसी है, मेरी डॉक्टर ऐसी है, और वो मतलब डेंटल किट्स निकाल के बैठ जाते हैं। फिर घर पे जाके चेकअप्स करते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स का कि देखो मेरे यहाँ मैंने डॉक्टर के पास गया था और फिर उन्होंने ऐसे ऐसे चेकअप किया। तो वो वाली चीज़ें आ जाती हैं एंड इट्स अ लॉट ऑफ फन। लाइक यू टॉक टू द चाइल्ड एंड देन दे टेल यू थिंग्स एंड सम थिंग्स आर रियली फनी एंड सम थिंग्स यू जस्ट लाइक कि हाउ इज़ दिस चाइल्ड यू नो हैविंग सो मच इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल दिस। लाइक बिल्कुल फैसिनेटिंग सा लगता है मुझे। एंड एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट। तो ऐसा नहीं है कि एक बच्चे से आपने बात करी और दूसरा बच्चा आप सेम प्रोसीजर सेकेंड चाइल्ड पे कर रहे हो तो आपका टैक्टिक सेम रहेगा। नहीं, इट चेंजेस विथ एवरी चाइल्ड। मतलब कस्टम मेड ट्रीटमेंट प्लान होता है। ऐसा नहीं है कि वन साइज़ फिट्स ऑल चीज़ है। तो दिमाग लगाना पड़ता है कि ओके इस बच्चे को हम ये वाला ट्रीटमेंट करेंगे। अगर जैसे हम लोग एनेस्थीसिया वगैरह देते हैं, थोड़ा सा प्रिक होता है, तो उसमें हाउ डू यू टेल द चाइल्ड कि वो एक छोटा सा पिंच है। मतलब क्योंकि इंजेक्शन का तो बहुत बड़ा फोबिया हो जाता है, अडल्ट फोबिया होता है। एंड आई हैव नेवर सीन लाइक मेरी डॉटर है, शी इज़ ऑलमोस्ट 2 ईयर, आई हैव नॉट सीन कि कोई डॉक्टर उसे एक्सप्लेन करता है कि बेटा इंजेक्शन दे, जस्ट पुट। तो अब जब बहुत छोटे बच्चे हैं उनको समझ नहीं आ रही, उनको तो ऑब्वियसली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बट जो थोड़ा बहुत समझने लगते हैं फिर आप उनसे बात करते रहो एंड देन फिर आप एक्सप्लेन करो कि ऐसा फील होगा। मतलब मेन आपका जो पूरा पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री का एक मेन चीज़ होती है कि आप झूठ नहीं बोल सकते बच्चे को। मतलब अगर आपने एक बार झूठ बोल दिया तो बच्चे को पता ही चल जाएगा। ऑब्वियसली आपने बोला दर्द नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, और आप दर्द कर रहे हो तो फिर उसके मन में तो ये चीज़ होती है ना कि इन्होंने ये चीज़ झूठ बोली है, अब इसके अलावा और क्या जो भी बोल रही हैं सब झूठी है। तो वो ट्रस्ट टूट जाता है। तो अगर आपको इंजेक्शन भी देना है तो यू टेल देम कि एक छोटा सा पिंच होगा, प्रिक होगा, हल्का सा पिंच होगा। तो वो उसके दिमाग में वो चीज़ आ जाती है कि हाँ ठीक है ऐसा लगेगा। और कई बार फिर वो प्रिपेयर्ड होता है, फिर वो पिंच होता है, फिर थोड़ा बहुत कई बार बच्चे रोते भी हैं, बट देन दे नो कि आई डिडंट लाई टू देम। मैंने बोला छोटा सा पिंच होगा तो छोटा सा पिंच ही हुआ। प्लस वी यूज़ अदर बिहेवियर मैनेजमेंट टेक्निक्स ऑल्सो। जैसे हम लोग लाफिंग गैस यूज़ करते हैं तो उससे बच्चा थोड़ा सा मतलब एंग्जाइटी जो होती है टुवर्ड्स डेंटिस्ट्री वो थोड़ी कम हो जाती है, थोड़ा रिलैक्स हो जाता है बच्चा। तो जैसे लेंदी ट्रीटमेंट्स होते हैं या जिनमें मुझे एनेस्थीसिया वगैरह देना पड़ता है तो उनमें भी थोड़ा सा काफ़ी हेल्प मिल जाती है विथ लाफिंग गैस एंड योर बिहेवियर मैनेजमेंट टेक्निक्स। ओके, लाफिंग गैस, दिस इज़ लाइक मेरे लिए एक थोड़ा सा न्यू टर्म तो नहीं बोलूँगी मैं, बट आई फाउंड इट थोड़ा सा सरप्राइजिंग टू यूज़ विद द किड्स। सो लाफिंग गैस हैज़ बिन देयर सिंस सेंचुरीज। तो वो बेसिकली हम लोग टाइटर्ड मैनर में यूज़ करते हैं। एक्सक्लूसिवली अगर आप लाफिंग गैस यूज़ करते हो तो दैट वाज यूज्ड, लाफिंग गैस पार्टीज़ होती थी बहुत पहले। तो इज़ इट एक्चुअली मेक यू लाफ? या इट डज, या। तो अब जो हम क्लिनिक में कर रहे हैं, वी आर नॉट वांटिंग द चाइल्ड टू गेट हाई, वी जस्ट वांट देम टू रीच अ स्टेट वेयर दे आर नॉट एंग्शियस। तो वो ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का टाइट्रेशन में मिक्स होता है एंड देन आई कैन एडजस्ट द लेवल्स। और बहुत ही सेफ गैस होता है, बहुत ही वीक गैस होता है। तो जब तक बच्चा
नोज़ से ब्रीथ कर रहा है थ्रू द मास्क, तो तब तक ही उसका इफ़ेक्ट रहता है। उसके बाद जैसे ही हमारा ट्रीटमेंट हो जाता है फिर हम लोग ऑक्सीजन देते हैं, उसी मास्क से जाता है, तो इतना कुछ वो बहुत बड़ा वो नहीं है। एंड जैसे बच्चा आया है वैसे ही वापस जाता है, कोई बेहोशी का पीरियड नहीं है, कोई रिकवरी पीरियड नहीं है। कुछ प्रिकॉशंस रहते हैं कि खाना नहीं खाना है 1 घंटा पहले बिफोर द अपॉइंटमेंट, 1 या 2 घंटे पहले का फास्टिंग रहता है। एंड एज सच इट्स अ वेरी सेफ गैस। तो वो मतलब इट मेक्स योर जॉब एज अ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट मच ईजियर एंड इट ऑल्सो हेल्प्स द पेशेंट इन अ बिगर वे। ओके, बट किड्स मान जाते हैं वो मास्क लगाने की? मास्क ना ऐसे होता है छोटा सा, ऐसे नोज़ पे लगता है बस, या सो दैट्स इट। मतलब और कुछ एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं है इसमें। एंड ये आराम से आपका डेंटल क्लिनिक्स में हो जाता है। एंड जो दूसरा मेथड हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे बहुत सारे दांत ख़राब हो गए हैं किसी के और बहुत छोटा बेबी है, कोऑपरेट नहीं कर पा रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की नीड है, तो इन दोज केसेस हम लोग जनरल एनेस्थीसिया में भी करते हैं। जनरल एनेस्थीसिया लेकिन हॉस्पिटल सेटअप में हो जाता है, तो यू नीड एन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट फॉर दैट। तो वो चीज़ में वो थोड़ा सा हायर लेवल पे हो जाता है, क्योंकि वो पूरा बेहोश किया जाता है बच्चे को उसमें। क्लिनिक लेवल पे नहीं होता है? क्लिनिक लेवल पे नहीं होता, क्योंकि वो उसमें आपको मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है जनरल एनेस्थीसिया में, क्योंकि पूरा बेहोश किया जाता है, तो एयरवे सपोर्ट और वो सब भी चाहिए होता है, तो सेफ़ रहता है अगर आप हॉस्पिटल में ही करो तो। ओके, तो डॉक्टर उमा, आपको क्या लगता है कि मतलब सबसे पहले फर्स्ट डेंटल विजिट कब होनी चाहिए बच्चे की? जो पहला बच्चे का जो पहला डेंटल चेकअप होना चाहिए वो होना चाहिए जब सबसे पहला दांत निकले मुंह में या उसका फर्स्ट बर्थडे, तो इन दोनों में से जो भी पहले हो रहा है। ओके, जनरली पहला दांत ही आ जाता है आई थिंक 7-8 मंथ में। तो यूजुअली दांत का जो निकलने का टाइम होता है वो 6 महीने से शुरू हो जाता है। कुछ बच्चों में थोड़ा सा लेट होता है, कई बार ये होता है कि बच्चे के फर्स्ट बर्थडे पे या बर्थडे के 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद एकदम से सारे दांत निकल आते हैं जो स्टेज तक आ जाने चाहिए थे। तो इसीलिए वो गाइडलाइन रखा हुआ है कि जब पहला दांत आ जाए या बच्चे का जो फर्स्ट बर्थडे है, तो इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए उस टाइम पे आपको एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट को दिखाना है। ओके, जो मेरी बेबी का इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसमें मैंने देखा है कि आपका 12 to 18 मंथ पे डेंटल चेकअप का एक ऑप्शन उसमें है, बट हम लोगों ने कभी उसके लिए गए नहीं, या तो आई डोंट नो अवेयरनेस नहीं थी या फिर मुझे ज़रूरत नहीं लगी। तो ऐसी क्या ज़रूरत होती है कि उस टाइम पे आपको करना चाहिए? सो एक चीज़ होती है एंटिसिपेटरी गाइडेंस, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि हर एज के हिसाब से ना आपकी गाइडलाइंस चेंज होती हैं, जो हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं पेरेंट्स को। तो ऐसा नहीं है कि जब दांत निकले तभी आप मुंह का ख्याल रखना शुरू करो। तो जो ख्याल रखने वाली चीज़ है वो शुरू हो जाती है जब बेबी बॉर्न होता है। तो आप फीड कर रहे हो बेबी को, तो उस टाइम पे भी यू हैव टू मेक श्योर कि आप माउथ को क्लीन कर रहे हो बेबी के एवरी फीड के बाद। तो उसमें क्या होता है कि सिंपली आप एक गॉज पीस अपने हाथ में रखो या एक क्लीन वॉश क्लॉथ ले लो और उसको ना थोड़े से पानी में डिप करो, क्लीन वाटर, एंड यू जस्ट क्लीन द माउथ। एक बार जो गम्स होते हैं, जो ऊपर का जो पैलेट होता है और जो टंग होता है, तो ये आपको हर फीड के बाद क्लीन करना है। तो इससे क्या है, मुंह में जो बैक्टीरिया है वो इसको मेटाबोलाइज नहीं करेगा, जो आपका बचा हुआ मिल्क है। और इसके अलावा ये भी चीज़ होती है कि आपको पहले से ही आदत लग जाती है ये चीज़ करने की, तो जब नया दांत निकलता है तो इतना चैलेंजिंग नहीं होता कि बेबी का मुँह आप हर बार क्लीन कर रहे हो। तो जब एक दांत निकल आता है, तो जब दांत आ जाता है माउथ में, तो कैविटी के चांसेस आपके बहुत बढ़ जाते हैं। जब तक दांत नहीं है, मुंह में बैक्टीरिया है, कोई इशू नहीं है, बट जैसे ही दांत आ गया तो वो बैक्टीरिया जो है दांत के ऊपर सर्वाइव कर सकता है, बिना दांत के वो सर्वाइव नहीं कर सकता, जो आपके चीक्स पे या टंग पे या गम्स पे, बट टूथ पे वो सर्वाइव कर जाएगा। और टूथ पे जो है वो जो आपके मुंह में खाना फंस रहा है उसको जो मेटाबोलाइज करके एसिड प्रोड्यूस करता है, तो वो एसिड जो है आपके टूथ को गलाने लग जाता है। तो बिफोर यू रीच दैट स्टेज, अगर आप एक चेकअप के लिए आ जाओ एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के पास, तो उससे आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको इस स्टेज पे कैसे ट्रीट करना है, कैसे ख्याल रखना है माउथ का, कि ये चीज़ें प्रिवेंट हो जाएं। ओके, बेसिक प्रिवेंटिव जो आप एडवाइस करते हो वो क्या होते हैं? एज के रिलेटेड आपकी जो प्रिवेंटिव एडवाइजेस हैं वो चेंज होती हैं। एक तो पहला जो सबसे पहली चीज़ है जो मैं बोलती हूँ पेरेंट्स को, कि आप ब्रशिंग शुरू करो।
ठीक है, तो जैसे ही आपका फर्स्ट टूथ आ गया माउथ में तो आपको ब्रश स्टार्ट करना है। तो यू कैन यूज़ अ फिंगर ब्रश। बेसिकली इस स्टेज पे जो है पेरेंट मम्मी को या जो पापा हैं जो भी ब्रश कर रहे हैं उनके कंफर्ट और बेबी के कंफर्ट पे डिपेंड करता है। कई बार पेरेंट्स को लगता है फिंगर ब्रश इतना कंफर्टेबल नहीं है यूज़ करना, तो आप एक छोटा सा टूथब्रश ले सकते हो, छोटा सा हेड वाला, एंड यू कैन जस्ट ब्रश। तो इनिशियली जो है आपको टूथपेस्ट की भी ज़रूरत नहीं है। तो जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए फिर स्पिट करना शुरू कर दे, उस स्टेज पे यू कैन इनकॉर्पोरेट अ टूथपेस्ट। टूथपेस्ट कैन हैव फ्लोराइड और इट कैन बी विदाउट फ्लोराइड। वो आपके डेंटिस्ट के ऊपर है, जो भी आपको एग्जामिन कर रहे हैं उसके बेसिस पे वो आपको एडवाइस करते हैं। इसके अलावा जो आपका प्रिवेंटिव मेजर हो गया वो है आपको हर मील के बाद माउथ क्लीन करना है। मतलब जब भी आप कुछ खिला रहे हो, चाहे आप फीड करा रहे हो या बच्चा सॉलिड्स ले रहा है, जस्ट सिट विद अ कप ऑफ वाटर एंड अ क्लीन क्लॉथ। और जैसे ही आपने फीड करा दिया, ये उन बच्चों के लिए जो स्पिट नहीं करना जानते अभी, तो उनके आप टीथ एक बार क्लीन कर दो। तो देन हर मील के बाद आप करोगे तो वो भी एक प्रिवेंशन ही हो जाता है। इसके अलावा जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, स्पिटिंग करना सीख ले, तो फिर यू स्टार्ट टीचिंग द चाइल्ड कि एक बार अच्छे से माउथ को मतलब मुंह में पानी डाल के कुला कर लिया करे आफ्टर एवरी मील। बाय मील आई डोंट मीन जस्ट सॉलिड्स, आई ऑल्सो मीन एनीथिंग एक्सेप्ट वाटर। उसके बाद आपको डेफिनेटली रिंसिंग करनी है माउथ की। ये हो गया आपका एट होम प्रिवेंटिव मेजर्स। इसके अलावा डाइट पे भी आपको फोकस करना है कि आप कितनी बार खाना खिला रहे हो। अगर आप दिन में 5 से ज़्यादा बार खिला रहे हो तो आपकी कैविटी के चांसेस बढ़ते हैं। एंड टंग क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी है। ब्रशिंग 2 टाइम्स करना है, सुबह एक बार, रात को एक बार। और फ्लॉसिंग भी ज़रूरी है। फ्लॉसिंग कोई अटेंशन देता नहीं है, ना अडल्ट्स देते हैं ना बच्चों को। फिर बच्चों के लिए जब मैं रेकमेंड करती हूँ तो उनको लगता है बच्चे में भी फ्लॉस होता है तो जो 2 दांत कांटेक्ट में हैं, अगर आप उनको फ्लॉस से क्लीन नहीं करोगे तो वहाँ पे आपकी कैविटीज़ शुरू हो जाएंगी। तो एक ये भी चीज़ है जो आप एट होम आराम से कर सकते हो, इसमें कोई आपका खर्चा भी नहीं लग रहा है। अब हम अगर आ जाते हैं क्लिनिक में, जो मैं प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करती हूँ, एक आपका फ्लोराइड वार्निश एप्लीकेशन है। उसके अलावा देयर इज़ समथिंग कॉल्ड डेंटल सीलेंट्स। इसमें बेसिकली जो आपके पीछे के टीथ हैं उनमें डीप ग्रूव्स होते हैं, तो उन ग्रूव्स में खाना कभी कभी फंस जाता है एंड आपकी ब्रशिंग से वो निकल नहीं पाता है, तो वहाँ पे कैविटीज़ हो जाती हैं। तो टू प्रिवेंट दैट हम सीलेंट्स लगाते हैं, जिसमें एक बेसिकली मटेरियल फ्लो करवाते हैं ऊपर से, एंड उसको लाइट से वो सेट कर देते हैं, एंड देन इट बिकम्स अ स्मूथ एरिया। तो वहाँ पे अगर आपका खाना फंसेगा नहीं तो योर कैविटी के चांसेस ऑल्सो रिड्यूस ड्रास्टिकली। मेन आपका ये है प्रिवेंटिव। बाकी द बेस्ट प्रिवेंटिव थिंग इज़ कि आप चेकअप्स के लिए आओ बिफोर थिंग्स गेट आउट ऑफ हैंड, सो दैट अर्ली स्टेजेस पे हम कैच कर लें प्रॉब्लम्स को। ओके। एंड उमा, जब हम ये पॉडकास्ट के लिए डिस्कस कर रहे थे तो लाइक हमारा एक डिस्कशन पॉइंट आया था कि आपको रात को फीड कराना लाइक, और बच्चा फीड करते करते सो जाता है, जो मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग था। जब मैंने उस पर थोड़ा रिसर्च किया तो उस पर हर जगह था कि इट इज़ लिंक्ड विद कैविटीज़। इज़ इट ट्रू? इट इज़ डेफिनेटली ट्रू, बिकॉज सी आपका जो ब्रेस्ट फीड में जो मिल्क आता है वो भी एक उसमें भी शुगर रहता है। सो दैट इट हैज़ लैक्टोज, इट्स अ नेचुरल शुगर, बट इट इज़ स्टिल अ शुगर। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उसमें 3 चीज़ें आती हैं आपका, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज। तो जो आपका लैक्टोज है वो भी कैविटी कॉज कर सकता है, क्योंकि क्या होता है जब आप सो जाते हो ना, आपके मुंह में सलाइवा नहीं बनता है, तो सलाइवा बेसिकली क्लीनिंग मैकेनिज़्म के लिए यूज़ होता है। तो जो आपके मुंह में खाना फंस रहा है वो सब वॉश आउट कर देता है। बट जब आप सो रहे हो, चाहे दिन में सो रहे हो या रात को सो रहे हो, तो मुंह में सलाइवा नहीं है। और अगर आपके मुंह में बैक्टीरिया है और कोई सलाइवा नहीं है, तो खाना जो आपका बेबी का जो खाना है वो आपका मिल्क हो गया, तो वो दांत पे चिपका हुआ है, तो द bacteria can react to that and it can start causing cavities. But one thing I have doubt in this कि मतलब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं डेंटिस्ट, सो I have seen one of my friend जो रिसर्च कर रहे थे इस पे कि जो मिल्क है, मिल्क में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो आपको हेल्प करती हैं डेंटल हेल्थ में इम्प्रूव करने में। ब्रेस्ट मिल्क, आई थिंक मिल्क और ब्रेस्ट मिल्क, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। It would be breast milk.
ओके। एंड इंडिया में तो बहुत ज़्यादा कल्चर है को स्लीपिंग वाला, और बच्चे जनरली रात को फीड करते ही हैं, वो बहुत फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीड करते हैं, तो लाइक हाउ वी कैन मैनेज? So, see, what I usually recommend my patients is, see, weaning is a very personal choice. मैं आपको नहीं बोलूँगी कि आपको वीन कराना है, बट आई कैन गाइड यू कि हाउ कैन यू फीड योर चाइल्ड एंड ऑल्सो एट द एंड ऑफ द डे नॉट लेट देम गेट कैविटीज़. सो उसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी. अब जैसे थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो गया है, 2 years का हो गया है, तो उस स्टेज पे जो एट विल फीड होती है कि जब मांगा तब फीड किया, वो वाली चीज़ को आपको थोड़ा सा ट्वीक करना पड़ेगा. लाइक यू कैन फीड द चाइल्ड एंड यू मेक श्योर कि बच्चा अवेक है. ठीक है, अब आप रात को जब स्पेशली जब दांत आ गए हैं मुंह में, ये चीज़ आपको करनी है. बट जब बच्चा फीड करके एकदम से सो जाता है तो अगेन द एंटायर प्रोसेस विल स्टार्ट. सो व्हाट यू कैन डू इज़ फीड कराओ और उसके बाद एक बार अच्छे से ब्रश कर लो एंड देन यू मेक द चाइल्ड गो टू स्लीप. और जो थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाता है ना, तो जो आप बीच बीच में उठ के फीड लेने वाली चीज़ होती है, उसको भी आपको थोड़ा सा स्टॉप करना पड़ेगा. बिकॉज जो आपको ग्रोथ चाहिए बच्चे की, वो तभी होगी जब कंटिन्यूस स्लीप होगा. तो बीच बीच में द चाइल्ड इज़ गेटिंग अप एंड यूर फीडिंग एंड देन द चाइल्ड गोज़ टू स्लीप. तो वो एक पॉइंट पे ये वाली चीज़ हो जाती है, हैबिट वाली चीज़ हो जाती है. द चाइल्ड इज़ नॉट हंग्री एज सच. Yeah. तो They just want to be like Yeah. वो comfort उनको चाहिए Yeah. होता है. Yeah, so in that case what you can do is you can just hug your child, give them a little bit of comfort, so that ये वाली चीज़ आपकी छूट जाए, बीच बीच में उठ के फीड करने वाली चीज़. आप दिन में आराम से फीड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप फीड कर रहे हो तो उसके बाद एक बार ब्रश भी करके फिर भी सुला दो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन if the child is feeding, taking the feed and then going off to sleep, तो then definitely this is a very big risk factor. ये मेरे को पता है, मेरे को ये वाला प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुआ था. बट माई डॉटर यूज टू डू लाइक वो 40 मिनट 50 मिनट 60 मिनट वो लगातार फीड ही करती रहती थी. एंड आई वॉज लाइक कि इतना तो मेरे पास मिल्क भी नहीं है जितना तुम पी. लाइक उसका एक हैबिट बन गया था कि वो रात को 40-60 मिनट वो ब्रेस्ट फीड करेगी, देन शी विल गो टू स्लीप. फिर रात को एक बार फिर से उठ के ऐसे ही करेगी. तो इट्स गुड पॉइंट फॉर मी कि नेक्स्ट बेबी के लिए आई विल बी प्रिपेयर्ड. इसमें आप एक ये वाली चीज़ भी कर सकते हो, जैसे अगर आप हो ना साथ में और आप हैबिट छुड़वा रहे हो बच्चे की, तो वो आपको सोने नहीं देगा फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, तो वो उस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा. एंड व्हाट यू कैन ऑल्सो डू इज़ यू कैन मेक द बेबी स्लीप विद द फादर एंड यू स्लीप इन अ डिफरेंट रूम टिल यू गेट दिस सॉर्टेड. सो दैट मतलब दिन में यू कैन बी अराउंड और यू कैन फीड हर एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, बट रात में स्पेशली लाइक जब बच्चा सो जाए उसके बाद का मैं बता रही हूँ. तो उस पीरियड में अगर आपको वीन करना है तो देन यू कैन जस्ट गो टू अ डिफरेंट रूम एंड स्लीप, बट यू टेल द फादर दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू लेट यू स्लीप, यू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. तो वो थोड़ा सा क्या होता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के बाद ना वो बच्चा खुद ही यूज टू हो जाता है. ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, 3 to 5 days में हो जाता है बच्चा यूज टू. एंड कैन वी लाइक रिप्लेस विद द पैसिफायर? सो पैसिफायर कैन बी गिवन, बट उससे फिर ओरल इश्यूज आते हैं. जैसे बहुत ज़्यादा पैसिफायर यूज़ के बाद ना आपका जो फ्रंट का जॉ है वो थोड़ा आगे आने लगता है. एंड पैसिफायर आर आल्सो वेरी एडिक्टिव. और एक और चीज़ होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर बच्चे को एक्चुअली भूख लग रही है रात को एंड यू आर नॉट फीडिंग द चाइल्ड, तो द नेक्स्ट मॉर्निंग द चाइल्ड विल वेक अप एंड ही और शी विल हैव मोर फूड. तो जो मोर सॉलिड फूड है वो वाली चीज़ थोड़ा सा वो हो जाता है उससे. बट व्हेन इट कम्स टू पैसिफायर, इज इट सेफ फॉर किड्स? पैसिफायर के बारे में आपका क्या एडवाइस रहेगा? पैसिफायर इज़ सेफ इफ़ इट्स यूज्ड इन मॉडरेशन. अगर आप पूरे दिन मुंह में पैसिफायर लगा के रख रहे हो तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आपके जो जॉज हैं और आपके मसल्स हैं वो एक पर्टिकुलर स्पीड में ग्रो करते हैं. अब आप और एक पर्टिकुलर अगर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो फिर वो अच्छे से ग्रो करते हैं. अब आप बीच में या तो बॉटल या थम, कुछ बच्चे थम सकिंग भी करते हैं, डिजिट सकिंग करते हैं, और आप पैसिफायर लगा दो और उसमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ना बहुत ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट होता है. अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक यूज़ करते हो तो फिर उससे प्रॉब्लम्स आती हैं. अदरवाइज़ इट्स सेफ, ऐसा कोई इशू नहीं है उससे. द ओनली पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू टेल द ऑडियंस हियर इज़, प्लीज़ अपने बच्चों के पैसिफायर को हनी में डिप करके मुंह में मत डालिए. आई हैव हैड पेशेंट्स टेलिंग मी दिस एंड मतलब उन बच्चों के दांत देख के मुझे उनके लिए बहुत बुरा लगता है कि ऐसा हुआ है.
So it will definitely cause issues. Side effect of honey in the mouth. Because it's a sweet thing. We think कि हनी स्वीट वो नेचुरल वो शुगर वाले उसमें कैटेगरी में नहीं आता है, बट इट इज़ सेम थिंग फॉर गुड़. अगर आप गुड़ मुंह में रख के बच्चे को सुला रहे हो तो वो सेम चीज़ शुरू हो जाती है. इस चीज़ में अभी आपके पूरी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनमें से सबसे सेफ़ इज़ वाटर, जो हार्म नहीं करेगा अगर आप मुंह में छोड़ दो तो. आपको क्या लगता है कि मतलब सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स क्या पेशेंट्स लेकर आते हैं बच्चों के में? सबसे कॉमन क्या प्रॉब्लम्स हैं आज की डेट में? So the most common issue that I see in my practice, and I also specialize in that, is early childhood caries. तो nursing bottle caries, I don't know if you've heard of that. बहुत common phase होता है ये. मैंने वो तो देखा है कि आजकल बच्चों के ब्लैक हो जाते हैं टीथ. तो इसमें क्या होता है कि कैविटीज़ आपके जो अपर फ्रंट टीथ हैं उनके गम लाइन पे आपको चेक करते रहना है. तो उसमें सबसे पहला स्टेज होता है कि जब गम लाइन पे आपके टूथ पे एक वाइट कलर का चौकी वाइट कलर का एक लाइन आ जाता है. तो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेज. तो इस स्टेज पे हम बोलते हैं डीके शुरू हो गया है. इसका नेक्स्ट स्टेज होता है, एक तो ग्रेजुअली बाकी के टीथ पे भी स्प्रेड होने लग जाता है. सेकंड थिंग क्या होता है, जो वो वाइट चौकी पैच था वो अब एक गड्ढा बन गया है. इट्स बिकम अ कैविटी. सो कलर चेंजेस हो जाते हैं. फिर नेक्स्ट होता है येलो हो जाता है, फिर ब्राउन हो जाता है, फिर ब्लैक हो जाता है, फिर देखते ही देखते सारा दांत गायब हो जाता है. एंड अनफॉर्चुनेटली इंडियन मेंटालिटी ये है कि भाई दर्द नहीं हो रहा, ठीक है, सब चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और ये वाले दांत तो चले जाने हैं. दिस इज़ अनदर मिथ. तो ये एक्चुअली ये तो मतलब प्रैक्टिस में रोज़ ही होता है. हर कोई आके यही बोलता है कि ये तो डॉक्टर दूध के दांत है, ये तो गिर जाएंगे, इसको क्यों करना ठीक. तो फिर यही क्वेश्चन आता है, आपको क्या लगता है कब टूटेगा? आपको लगता है कि अभी मतलब 2 साल का बच्चा है, कैविटी लग गई है, दांत पूरा ख़त्म हो गया है, दर्द हो रहा है, तो व्हाट एग्जैक्टली मतलब आई एम आस्किंग यू कि व्हाट डू यू थिंक कि कब गिरेगा ये टूथ? आई थिंक 5-6 ईयर से स्टार्ट हो जाता है. सो द चाइल्ड इज़ 2 years old और 5-6 साल में आपको लग रहा है सी विल सफ़र. हाँ एग्जैक्टली. और हर दांत का एक अलग स्टेज होता है निकलने का. तो स्टार्टिंग तो ये नीचे वाले 2 टीथ होते हैं हमारे सेंट्रल इंसाइजर्स, जो मिल्क टीथ हैं वो गिरते हैं और इसके बदले न्यू टीथ आते हैं. उसके बाद ऊपर वाले गिरते हैं. ऐसे ऐसे करके हर एक टूथ का एक अलग स्टेज होता है निकलने का और नए दांत के बन के बाहर आने का. तो इस स्टेज से पहले अगर कोई दांत दूध का दांत आपका ख़राब हो रहा है, उसके काफ़ी ज़्यादा इल कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं. जैसे पहली चीज़ तो ये पेन शुरू हो जाता है. पेन के बाद जो नेक्स्ट स्टेज है उसमें ये होता है कि सूजन आ जाती है. कभी कभी गम्स पे आपको दिखता होगा कि छोटा सा पिंपल बन गया है. उसका अगला स्टेज है कि फेस पे स्वेलिंग आ गई, बेस्ड ऑन कौन से टूथ पे कैविटी लगी हुई है. या तो यहाँ से हो सकता है, यहाँ हो सकता है, लिप्स पे भी हो सकता है. अब इन चीज़ों की वजह से आपकी बॉडी पे भी असर पड़ता है. जैसे अगर बहुत दर्द हो रहा है दांत में तो बच्चा रात तक सो नहीं पाता. दांत का दर्द यूजुअली रात में बहुत ज़्यादा. और दांत का दर्द मुझे ऐसा लगता है सबसे खराब वाला होता है. लाइक तो इमेजिन दांत में दर्द है, बच्चा सोया नहीं है, रात भर सो नहीं रहा है बच्चा. उसके बाद उससे जो है आपके जो हार्मोन्स बनते हैं बॉडी में, ग्रोथ हार्मोन्स, उसमें थोड़ा सा इंटरप्शन आ जाता है. तो इसके चक्कर में क्या होता है कि आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया इज़ ऑल्सो अ कॉन्सिक्वेंस. विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है. अब अगर आपके दांत में दर्द है तो आप खाना भी उस टाइप का ही खाओगे. कई बच्चे जो होते हैं बिल्कुल सॉफ्ट फूड खाते हैं, एम्प्टी कैलोरीज होती हैं जिनमें, तो या तो उनका वेट कम होगा, अंडर वेट होंगे, या तो उनका वेट बहुत बढ़ जाएगा. ओबेसिटी और मालन्यूट्रिशन दोनों के ऑप्शंस होते हैं, मतलब दोनों हो सकता है. एंड ओवरऑल फिर ये होता है कि क्योंकि दिन में रात को बच्चा सो नहीं रहा है तो दिन में स्कूल में जाके द चाइल्ड इज़ स्लीपी द होल टाइम. फिर स्कूल से कंप्लेंट्स शुरू हो जाती हैं कि बच्चा आपका कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं. सो योर स्टडीज़ ऑल्सो इफेक्ट. तो इट्स नॉट कि बस आपके दांत में प्रॉब्लम है, दूध के दांत में प्रॉब्लम है. इट अफेक्ट्स योर एंटायर बॉडी एंड इट अफेक्ट्स योर चाइल्ड्स सोशल लाइफ ऑल्सो, नॉट जस्ट हिज लाइफ ओवरऑल इन द हाउस. आपका जो स्कूल का परफॉर्मेंस है वो भी अफेक्ट होता है. इसके अलावा जो एक और कॉमन चीज़ है जो मैं देख रही हूँ आजकल में, कि जो परमानेंट टूथ है ना, बड़ा वाला जो दांत है वो आ जाता है, बट दूध का दांत वहीं का वहीं है.
तो दिस इज़ कॉल्ड शार्क टीथ सिंड्रोम, क्योंकि शार्क्स के 2 सेट्स ऑफ टीथ होते हैं। तो ये आजकल बहुत कॉमन हो रहा है। तो फिर क्या करना पड़ता है कि वो मिल्क टूथ को निकालना पड़ता है, क्योंकि फिर वो निकलेगा नहीं तो पीछे वाला टूथ अपनी पोजीशन पे आएगा नहीं। तो ये इस चीज़ की वजह से हो रहा है क्योंकि अभी जो हमारा डाइट है उसमें कोई टेक्सचर नहीं है, एवरीथिंग इज़ सॉफ्ट। बच्चे को ज़्यादा दांत यूज़ ही नहीं करने पड़ते, चू नहीं करते, तो उसके चक्कर में आपका मिल्क टूथ वीक ही नहीं होता, और न्यू टूथ रेडी है तो वो कहीं ना कहीं से निकलेगा तो वो पीछे से आ जाता है। तो ये भी एक कॉमन चीज़ है। इसके अलावा थंब सकिंग हो गया, और माउथ ब्रीदिंग हो गई, टंग थ्रस्टिंग हो गई, ये सारी चीज़ें भी बहुत कॉमन। ओके, सो यू मीन टू से कि हमें बच्चे को फुल फ्रूट देने चाहिए इंस्टेड ऑफ कट करके उसको? इज़ इट हेल्प विद द डेंटल? Yeah, it makes a big difference because when I start asking questions ना, especially parents जिनके बच्चों में ये चीज़ होती है, तो उसमें ये चीज़ हमेशा वो बोलते हैं कि ये खाता ही नहीं है, कट करके देना पड़ता है तभी खाता है। फर्म फ्रूट्स तो ये अवॉइड करता है क्योंकि आपको आदत ही नहीं है खाने की, तो आप एकदम से नहीं खाने लगोगे। तो अगर आप फर्म फ्रूट्स भी कट करके दे रहे हो तो बिल्कुल चॉप करके मत दो, मतलब गिव देम स्लाइसेस सो दैट दे कैन एटलीस्ट यूज़ देयर टीथ एंड बाइट विद इट। एंड वन थिंग लाइक अभी जैसे बच्चों में कैविटीज़ के इश्यूज जो हैं वो अभी ज़्यादा होने लगे हैं या फिर पहले भी होते थे? कैविटीज़ का जो है ये काफ़ी पहले से ही है, जो बिफोर इट्स बिन क्वाइट सम टाइम एक्चुअली, इट्स नॉट अ न्यू थिंग। तो इज़ इट लाइक कि ये एक मिथ है या एक ट्रूथ है कि टॉफ़ी चॉकलेट जब से आए हैं जब से कैविटीज़ बढ़ गई हैं बच्चों में? वो बढ़ तो गई हैं डेफिनेटली, क्योंकि इससे पहले का जो हमारा वाला जो जनरेशन था इसमें भी ऐसा नहीं था कि कैविटीज़ नहीं थी, बट इतनी ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं था क्योंकि इन टाइप के जो चीज़ें हैं ये अवेलेबल नहीं थी इतनी ईजिली। लाइक वी वर नॉट एक्सपोज टू पैकेज्ड फूड, सो मच ऑफ पैकेज्ड फूड। सो अभी क्या होता है कि राइट फ्रॉम योर फॉर्मूला मिल्क, सेरेलैक एंड अदर थिंग्स, आपके बेबी को ऑलरेडी आप शुगर एक्सपोजर दे चुके हो। तो जितनी जल्दी शुगर एक्सपोजर होता है उतना ही ज़्यादा आपका बेबी भी डिमांड करने लगता है, बिकॉज शुगर जो है इट्स लाइक कोकेन। जो ब्रेन के रिसेप्टर्स हैं जो कोकेन एडिक्शन कॉज करता है, द सेम थिंग शुगर ऑल्सो डज, इट्स वेरी एडिक्टिव। तो जैसे कई लोग बोलते हैं कि वी हैव अ वेरी स्वीट टूथ, तो दैट इज़ बिकॉज वो एडिक्शन सेंटर पे वो हेल्प करता है, मतलब इट बेसिकली गिव्स यू दैट प्लेजर। तो इन डेंटल टर्म्स वी कॉल इट वाइट पॉइजन, तो शुगर या वाइट शुगर, तो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस। इसके अलावा ये भी चीज़ है कि एवरीवन इज़ वर्किंग नाउ, बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, तो एक वो वाली चीज़ होती है कि बच्चे ने मांगा, कुछ भी मांगा, तो you want the child to feel happy when you're around them, so you'll get anything, you will not think twice. So in such a scenario I usually recommend ki parents can give the child toys instead of getting sweet treats. But I am telling you toys का अलग एक एडिक्शन होता है। Then what child do ना, दे वो उनको डेली एक न्यू टॉय चाहिए। तो ये वाला पार्ट बहुत मतलब डिफ़िकल्ट है पेरेंट्स के लिए हैंडल करना, बट फॉर श्योर टॉफ़ी चॉकलेट से आई थिंक अब पेरेंट्स ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। एक बीच में फेज़ था जनरेशन का, बट आई थिंक नाउ द पेरेंट्स आर मोर कॉन्शियस अबाउट दिस। आई वुड बेग टू डिफ़र। अभी भी इतना वो नहीं है। प्लस हर चीज़ के लिए आप टॉफ़ी चॉकलेट्स को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि कई सारी, जैसे एक चीज़ होती है पाउचिंग, कई बार अब तो क्या होता है कि पूरे टाइम टीवी चल रहा है या फ़ोन दे दिया बच्चे को, किंडल दे दिया, कुछ ना कुछ दे दिया, तभी बच्चा बैठ के खा रहा है। आप अपने आप को इस चीज़ में रखो और देखो, यू स्विच ऑन नेटफ्लिक्स एंड यू सिट विद योर फूड, राइट, यू आर वॉचिंग द मूवी एंड मूवी देखते देखते आपको याद ही नहीं है कि आपके मुंह में खाना है, राइट, एंड यू कीप टेकिंग अ वेरी लॉन्ग टाइम टू फिनिश योर फूड। यू आर डूइंग दिस एज एन अडल्ट, राइट, आपको तो समझ है कि आप ये चीज़ कर रहे हो। नाउ इमेजिन अ चाइल्ड इन दिस पोजिशन, आपने एक स्क्रीन पे वो उसका फेवरेट शो या कार्टून लगा दिया है एंड दे आर वॉचिंग इट, और मुंह में रोटी रखी हुई है यहाँ पे,
बड़ा सा एक वो रखा हुआ है और फिर आपको बोलना होता है फिनिश योर फूड एंड देन द चाइल्ड इज़ फिनिशिंग द फूड आफ्टर यू रिमाइंड देम। तो उससे क्या होता है कि आपका जो रोटी भी है दैट कैन टर्न इनटू वर्स देन प्रॉबेबली अ चॉकलेट इन दिस सिनेरियो, क्योंकि आपका जो डाइजेशन प्रोसेस है वो माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। Any food that you're eating, the digestion starts in the mouth. So if you keep roti in the mouth for a long time, आप खुद ही मतलब एक बार ट्राई करके देखना, वो स्वीट टेस्ट करने लग जाता है। So if it's stuck here on your teeth, It's a big shock for me because it's a very common practice for me also. I'm doing with my daughter. so this is something that is very common these days. तो सबसे पहले तो I would say कि स्क्रीन टाइम बिल्कुल ही हटा दो, let the child choose a spot, वहाँ पे बैठ के खाना ख़त्म करे, उसके बाद एज अ रिवॉर्ड आप बोलो कि आप ये वाला शो देख सकते हो। तो दैट वुड बी अ मच बेटर वे टू टैकल बोथ द इश्यूज़। लाइक मैं कपिल शर्मा का शो देख रही थी तो उसमें कपिल बोल रहा था कि पहले मैं भी मतलब बड़ा अगेंस्ट था इस चीज़ के कि स्क्रीन टाइम के साथ फीड नहीं करना चाहिए बच्चों को, बट व्हेन यू एक्चुअली हैंडल द बेबी ना तो यू गिव अप ऑन देम। बट इट्स ए गुड पॉइंट, ये मुझे नहीं पता था कि रोटी भी अगर आप माउथ में इतनी देर के लिए रख रहे हो तो इट्स आल्सो हार्मफुल फॉर देम। ओके डॉक्टर उमा, जैसे कि आपने बताया कि कैविटीज़ वाला इशू बच्चों में काफ़ी होता है, तो व्हेन इट कम्स टू ट्रीटिंग इट, डज इट रिक्वायर एक्सरे और इज़ इट सेफ? सो एक पॉइंट पे आपको एक्सरेज का हेल्प लेना ही पड़ता है, बिकॉज वेल वी कांट सी व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड द टूथ और द बोन, सो थैंकफुली वी हैव समथिंग कॉल्ड एक्सरेज फॉर दैट। तो जो हम लोग क्लिनिक्स में यूज़ करते हैं एक्सरेज, डेंटल एक्सरेज, उनका जो रेडिएशन होता है वो बहुत ही कम होता है। सो अभी जो है हमारे पास डिजिटल एक्सरेज हैं, वो वी देयर कॉल्ड RVGs एंड वी ऑल्सो यूज़ DC एक्सरे मशीन्स। तो जो उसमें से रेडिएशन निकलती है बहुत ही कंट्रोल्ड होती है और बहुत ही कम होती है। उससे ज़्यादा रेडिएशन आपकी एक फ़्लाइट में ट्रैवल करने से हो जाता है। या much higher level पे। And you know, when you're talking, you're surrounded by radiation all around, but with a dental x-ray maybe बहुत कम amount of radiation use होता है। and we also follow the principle called ALARA principle, which is as low as reasonably achievable। तो जितना हम low dose दे सकते हैं x-ray का उतना हम provide करते हैं। so that way dental x-rays are not going to cause any issues for your child। अब if it's required, it's unfortunately required, and we need to see what's going on inside so that we can give the best treatment for your child। मुझे लगता है कि पेरेंट्स को एक वो भी फोबिया होता है कि इट्स सो क्लोज टू ब्रेन व्हेन यू आर टेकिंग द एक्सरे ऑफ द टीथ्स। आई डोंट थिंक सी वो वाली चीज़ तो पहले ये भी बोलते थे ना लोग कि दांत निकालोगे तो आंखें ख़राब हो जाएंगी। हाँ वो भी है, ये ट्रू नहीं है। नहीं है। I've had 4 of my teeth removed. I don't wear glasses. My eyes are fine. ओके ऐसे मैंने भी सुना है ये चीज़ कि आपकी नर्व्स कनेक्टेड होती है। नहीं, वो शायद उस टाइम पे वैलिड था जब एनेस्थीसिया नहीं देते थे, क्योंकि बिना एनेस्थीसिया के आप दांत निकाल रहे हो तो कहीं ना कहीं कुछ तो होगा ही। दिस इज़ माई अंडरस्टैंडिंग, बट एज सच इसकी वजह से कुछ नहीं होता। योर आईज आर गोना बी फाइन। स्पेशली ऊपर वाले दांतों के लिए बोला जाता है कि इट्स वेरी मच कनेक्टेड। नहीं, इट इज़ नॉट अ वैलिड, आई मीन इट्स अ मिथ इज़ व्हाट आई वुड से। सो मैनी मिथ्स मेरे पास ही हैं। तो व्हाट यू के पास जो पेरेंट्स आते हैं डॉक्टर उमा, तो वो कैसे कैसे आपको जनरली आपको सोसाइटी में कैसे मिथ्स हैं डेंटिस्ट्री को लेकर? सबसे पहला मिथ तो यही है कि दूध का दांत है गिर जाएगा। तो पहले तो मैं यही एड्रेस करूँगी कि दूध का दांत है बहुत ज़रूरी है आपके बेबी के माउथ में। तो अनदर थिंग इज़ कि वो आपके जैसे एक मदर अपने बेबी को अपने वूम में रख के प्रोटेक्ट कर रही है, राइट? तो योर मिल्क टूथ इज़ डूइंग दैट फॉर द परमानेंट टूथ विच इज़ फॉर्मिंग इनसाइड द जॉ। तो अगर आपके मिल्क टूथ में इन्फेक्शन होगा ना तो वो ऊपर जाएगा जॉ में, ठीक है? और उसके बाद जो परमानेंट जो आपका बन रहा है वो अभी भी फॉर्मेशन स्टेज पे ही है जब तक वो रेडी नहीं हो जाता।
तो वो उसको अफेक्ट करेगा, उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा बिफोर द टूथ इज़ रेडी एंड बिफोर इट कम्स इनटू द माउथ, आपके परमानेंट टूथ को हार्म करेगा। ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, अलग चीज़ हो गई। अब इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें इन द सेंस कि आपका बच्चा पेन में है, डिस्कम्फर्ट है, स्पीच इश्यूज़ आती हैं, सो नहीं पा रहा है, लाइक वी हैड डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो, जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं दूध के दांत ठीक ना कराने का। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि दूध का दांत बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो एक तरह से ढाल है आपके परमानेंट टूथ को ठीक करने के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि यू नीड मिल्क टीथ टू चू। अगर आपका बच्चा चू नहीं कर पा रहा है दर्द की वजह से, गड्ढे हैं मुंह में, कैविटीज़ हैं, खाना फंसे जा रहा है, तो आई मीन व्हाट्स द फन ऑफ देयर चाइल्डहुड ना। मतलब इतना प्रॉब्लम भी आता है, कोई आप प्रॉपर चीज़ें दोगे, सैलड्स नहीं खा पाएगा, हार्ड चीज़ें नहीं खा पा रहा है बच्चा, सब कुछ सॉफ्ट करके आपको मैश करके देना पड़ रहा है। तो मिल्क टीथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो एक स्टेज ऑफ शेडिंग होता है ना टूथ का, एक पर्टिकुलर फॉर्म में होता है कि इस स्टेज पे ये टूथ गिरेगा तो ये वाला नया टूथ आएगा। तो अगर आप इसमें कैविटी को घुसा देते हो इक्वेशन में, तो इसमें क्या होता है कि वो टाइम से पहले ही अगर दांत ख़राब हो गया है तो या तो वो खुद ही निकल आएगा क्योंकि इतना गल चुका है। सेकेंड स्टेज ये होता है कि अगर बहुत एंड स्टेज पे आप लेके आते हो डॉक्टर के पास, तो वो निकालने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहता, बिकॉज आप एक ख़राब टूथ को मुंह में नहीं छोड़ सकते, बिकॉज वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स कॉज करेगा, इन्फेक्शन का बहुत बड़ा सोर्स हो जाएगा। तो इस स्टेज में क्या होता है कि आप निकाल रहे हो उसको प्रीमेच्योरली, तो आपके जो बाकी के टीथ हैं ना, जब परमानेंट टीथ निकलने लगेंगे तो स्पेसेस एडिक्वेट नहीं रहेंगे, तो वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं दांत। तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू है अगर आप मिल्क टीथ का ख्याल नहीं रखते हो तो बेसिकली मतलब एज पीडियाट्रिक डेंटिस्ट तो हम लोग यही बोलते हैं कि आपके मिल्क टीथ बहुत बहुत वैल्यूएबल हैं। प्लीज़ डोंट इग्नोर टेकिंग केयर ऑफ इट, ये सोच के कि गिर जाएंगे, कब गिरेंगे वो आपको भी नहीं पता। यूजुअली 6 years to 12 years में गिरने का शुरू होता है, एंड 12 years तक आपके गिर के नए टूथ सारे आ चुके होते हैं। तो बट ऐसा नहीं है कि 6 से 12 साल की एज में आप छोड़ दो कि भाई दूध का दांत है ये तो गिरने वाला है, वैसे नहीं होता। एंड जो पीडियाट्रिक डेंटिस्ट होता है उससे अडल्ट उसमें कब स्विच करना चाहिए, कौन से एज ग्रुप तक आपको प्रेफर करते हैं? मैं यूजुअली अप टू 18 years के बच्चों को देखती हूँ, तो उसके बाद आई वुड प्रॉब्ली रेफर यू टू एन अडल्ट डेंटिस्ट। एंड लाइक जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उसमें ऐसा कुछ होता है कि जिससे ये ब्रेसेस को आप अगर आप अर्ली डेंटिस्ट को रेगुलर विजिट करते हो तो आप ब्रेसेस वाली स्टेज तक ना पहुंचो, या फिर उससे प्रिवेंट कर सकते हैं? वो उसमें हमें कुछ चीज़ें असेस करनी पड़ती हैं। जैसे अगर आपका जॉ नैरो है तो हम उसको एक्सपैंड कर सकते हैं बिफोर यू रीच द स्टेज ऑफ ब्रेसेस। तो एक्सपेंशन से ही काफ़ी स्पेस बन जाती है, तो वो टीथ आपके नेचुरली अलाइन हो जाते हैं। इसके अलावा और कुछ ऑप्शंस हैं, वो असेसमेंट में ही पता लगता है कि क्या चीज़ करने की ज़रूरत है। तो बट इसका मतलब ये नहीं है, इट्स नॉट गारंटीड कि आपको ब्रेसेस लगेंगे ही नहीं। मतलब कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं जो उस टाइम पे ब्रेसेस में हो सकता है आपके टीथ एक्सट्रैक्ट करने पड़े, वो चीज़ शायद हो सकता है अवॉइड हो जाए विद अर्ली इंटरवेंशन। एंड कुछ केसेस में तो ये होता है कि अर्ली आप इंटरवेंशन करो एंड यू माइट नॉट इवन नीड ब्रेसेस, आपके सारे टीथ अपने आप से अलाइन हो जाते हैं। ओके, एंड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई एम आस्किंग लाइक कैन वी डू काइंड ऑफ स्माइल डिज़ाइनिंग फॉर द किड्स अगर हम स्टार्टिंग से ही ध्यान दें तो? What exactly do you mean by smile designing? मतलब आजकल सोशल मीडिया का बहुत ज़माना हो गया है, everyone want to be photogenic kind of, तो आप बाद में जाके बहुत सारे काइंड ऑफ एस्थेटिक सर्जरीज कराते हो थोड़ा सा उसका। तो ये हम अगर बचपन से ही डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं तो कैन वी डू दैट? आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई एम आस्किंग। जैसे जैसे मिल्क टीथ की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे फ्रंट टीथ में अगर कैविटीज़ हैं एंड इट्स नॉट लुकिंग गुड, तो वी हैव द ऑप्शन ऑफ क्राउन्स, मतलब कैप्स लगा सकते हैं हम लोग, तो उससे बहुत अच्छे हो जाते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं, ओनली इफ़ रिक्वायर्ड।
एंड जब थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाए, परमानेंट टीथ बाहर आ जाते हैं, तो उसके स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को देख के वी वुड प्रॉब्ली रेकमेंड अ कपल मोर थिंग्स. बट ऐसा नहीं है कि यू स्टार्ट डूइंग स्माइल डिज़ाइनिंग जैसे हम अडल्ट्स में करते हैं, एकदम से विनियर्स और लाइक ज़र्कोनिया क्राउन्स एंड दोज काइंड ऑफ थिंग्स. यू कांट जस्ट catch a child and be like, let's do your smile designing right now, even though your teeth are still developing. We don't care. आई वॉज थिंकिंग कि भाविका मुझे बड़े होके बोले, मम्मा आपने मेरा स्माइल डिज़ाइनिंग स्टार्टिंग से प्लान नहीं किया था. वो उसका स्टेज ऑफ डेवलपमेंट क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे होगा. एंड पीडियाट्रिक डेंटिस्ट इन जनरल बहुत कंजर्वेटिव होते हैं. मतलब बहुत हम लोग ट्राई करते हैं कि बिल्कुल मिनिमली इन्वेजिव डेंटिस्ट्री फॉलो करें, जिसमें टूथ को ज़्यादा टच ना करें, मतलब जितना कम से कम हो. एंड एट द सेम टाइम वी ऑल्सो टेक केयर ऑफ द एस्थेटिक पार्ट की जैसे मिल्क टीथ में मैंने आपको बताया बहुत सारे टाइप्स ऑफ कैप्स होते हैं जो एकदम लुक चेंज कर देते हैं बच्चे का, क्योंकि दांत कई बार होता है ना पूरे दांत खाए हुए हैं, but the child is not happy in school, they get bullied. तो in those cases we have certain options कि हम क्राउन्स करके उसका जो स्माइल है जो पहले था जैसा वो स्माइल था उसको हम रिस्टोर करें. ओके और जैसे हेरिडिटरी होता है जिसमें कि पेरेंट्स को भी ब्रेसेस यूज़ करने पड़े थे, तो दे हैव ए हाई प्रोबेबिलिटी कि किड्स का भी स्माइल वैसा रहेगा या फिर किड्स का भी टीथ का वैसे रहेगा, तो वो उसमें वी कैन डू समथिंग. तो बेसिकली जब आप चेकअप के लिए जाते हो ना एज अ चाइल्ड, अगर एक बच्चा आता है आपके पास, तो एक तो जो हम उसके मिल्क टीथ का अरेंजमेंट है उसको देख के हमें समझ आ जाता है कि आगे जाके प्रॉब्लम होने वाली है. तो जैसे स्पेसेस होते हैं मिल्क टीथ में ना अच्छे से, तो कुछ बच्चों का क्या होता है कि बिल्कुल दांत जॉइंट होते हैं, सारे टीथ जॉइंट होते हैं, कोई स्पेसेस नहीं होते हैं बीच में. तो उनमें ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आगे जाके जब न्यू टीथ आएंगे तो स्पेस काफ़ी नहीं रहेगा. और जो बड़ा वाला जो दांत होता है आपका परमानेंट टूथ, वो साइज़ में भी बड़ा होता है. तो वो एडजस्ट ऐसे होता है कि बच्चे के जो डेंटिशन रहता है मिल्क टूथ का डेंटिशन, तो उसमें गैप्स होते हैं. तो जो बड़ा टूथ निकलता है तो वो उन गैप्स में एडजस्ट हो जाता है. तो अगर कोई गैप ही नहीं है मिल्क टीथ के बीच में, तो फिर वो जो चांसेस ऑफ टीथ कमिंग आगे पीछे वो चीज़ बढ़ जाती है. प्लस अगर पेरेंट्स में भी ये चीज़ रही है तो ऑफ कोर्स उसके चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं. बट इन दैट केस वी यूजुअली सी अगर हम एक्सपैंड कर सकते हैं तो इन दैट केस वी डू अ लिटिल बिट ऑफ एक्सपेंशन. तो जो थोड़ा सा स्पेस क्रिएट होता है उससे आपके टीथ सारे एडजस्ट हो जाते हैं. अब कुछ स्टेजेस में ये होता है कि वी कांट डू एनीथिंग टिल वी सी कि हाउ द रेस्ट ऑफ द टीथ हैव कम इनसाइड द माउथ. तो एक बार वो सारे टीथ आ जाएं उसको देख के हम लोग फिर असेस करते हैं कि हम इस स्टेज पे इसके ब्रेसेस शुरू कर सकते हैं. ओके उमा, एक मेरी पर्सनल वो क्वेरी है, जैसे कि बच्चे हैं, मतलब इट्स वेरी इजी टू एडवाइस कि ब्रशिंग स्टार्ट करो, बट बच्चे नहीं करते हैं. वो उनके लिए दे इससे फ़न, वो खेलेंगे शीशे के आगे खड़े होके उसके साथ, मतलब वो पूरा घर में ब्रश लेके घूमते रहेंगे, खुद से कुछ कुछ करते रहेंगे, बट वो प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करते हैं. यू आर राइट अबाउट दिस. सो ब्रशिंग ना अगर आप बचपन में ही स्टार्ट कर दो, बाय बचपन आई मीन व्हेन द टूथ हैज़ कम आउट, ठीक है, विच इज़ प्रॉब्ली 6 months ऑफ एज. तो आप ना थोड़ा थोड़ा प्ले कर करके यू स्टार्ट ब्रशिंग देयर टीथ. तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ना बच्चे के दिमाग में आ जाता है कि ठीक है ये चीज़ एक पार्ट ऑफ देयर लाइफ है. जैसे नहाने का इतना रेजिस्टेंस नहीं होगा बिकॉज हम डे 1 से करते हैं, बट ब्रशिंग का हो जाता है बिकॉज आप इनिशियली जब स्टार्ट नहीं करते हो और फिर एकदम से आप स्टार्ट करते हो तो बच्चे में बहुत रेजिस्टेंस होती है टुवर्ड्स ब्रशिंग. तो वो उस चीज़ में फिर पेरेंट्स को बहुत चैलेंजिंग लगता है. नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट कि अगर आप बच्चे को ब्रश दे दो एंड यू एक्सपेक्ट कि वो ब्रश करेगा, वो नहीं करेगा क्योंकि वो बच्चा है. उनके लिए इट्स अ प्ले थिंग. तो देर आर अ कपल ऑफ थिंग्स दैट आई वुड प्रोबेबली रिकमेंड. एक चीज़ तो ये कि आप बच्चे को दे दो ब्रश, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खेलने दो, एंड उसके बाद आप ब्रश लो, पेस्ट लगाओ एंड देन यू क्लीन द टीथ, लाइक यू डू अ प्रॉपर ब्रशिंग. बच्चा जो है खुद से अगर ब्रश कर भी रहा है तो दांत क्लीन नहीं हो रहे हैं, ये आप जान लीजिए. जब तक बच्चा एक तो अपने शू लेसेस ना बांध ले प्रॉपरली, दूसरी चीज़ आपको चेक करनी है कि दाल चावल मिक्स करके खा रहा है बिना गिराए. तो अगर ये दोनों माइलस्टोन्स नहीं हुई हैं तो इन दैट केस द चाइल्ड इज़ नॉट रेडी टू ब्रश बाय देमसेल्व्स. कोई अडल्ट ही ब्रश कराए तो बेटर रहेगा. अब तीसरी चीज़ आ जाती है कि हम ब्रशिंग को फ़न कैसे बनाएं.
you have YouTube, right? So you can watch a lot of videos जिसमें वो brushing के बारे में बताते हैं. I think Peppa Pig has an entire episode about the dental visit, so you can watch that while you're brushing. And आप खुद brush नहीं करोगे तो बच्चा brush नहीं करेगा. So you make the child see कि हम मम्मा पापा brush कर रहे हैं तो बेबी भी brush करेगा. तो वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके ना आपको expose करना है. अगर आप एकदम से पकड़ के मुंह में brush ठूस दिया आपने और brush करने लग गए तो it becomes a very unpleasant experience. So you have to make it fun. वॉच वीडियोज़, मतलब ब्रशिंग से रिलेटेड ही बहुत सारे वीडियोज़ हैं. आप जैसे बैठे हुए हो बेबी के साथ तो यू कैन प्रॉब्ली लाइक टॉक टू देम कि ब्रश करने से क्या होता है, जर्म्स होते हैं माउथ में, उससे वो जर्म्स हट जाते हैं, नहीं तो जर्म्स टूथ को खा लेते हैं. मतलब बेसिकली यू हैव टू टेल द चाइल्ड व्हाट इज़ हैपनिंग इन अ वे दैट दे अंडरस्टैंड. तो वो जो एक इनिशियल रेजिस्टेंस होती है ना, वो थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली करके वो कम होने लग जाता है. तो देन द चाइल्ड विल स्टॉप रेजिस्टिंग सो मच इफ़ यू कीप डूइंग दिस ऑन अ रेगुलर बेसिस. ओके, मुझे इससे एक इंसिडेंट याद आया. जैसे माय डॉटर, उसको ब्रशिंग का बड़ा एक वो हमें देखती थी, स्पेशली अपने फादर को देखती थी कि वो ब्रश कर रहे हैं, तो उसको भी था कि मुझे ब्रश करना है. बट आई पुट मतलब वो टूथपेस्ट उसके ब्रश पे थोड़ा सा, एंड उसको वो फ्लेवर पसंद नहीं आया. उसके बाद उसको एकदम ऐसे हो गया कि मैं बाथरूम में जाके ब्रश नहीं करूँगी, मैं कहीं पर भी घूमते घूमते अपना ब्रश यूज़ करूँगी, बट आई विल नॉट गो टू वॉशरूम फॉर द ब्रशिंग. What toothpaste did you use? Did you use your toothpaste? No, it was like Kiko ka that non-fluoride wala toothpaste only, but somehow she did not like the taste. So is it flavored toothpaste बच्चों के लिए यूज़ करना? तो बेसिकली बच्चों के जो टूथपेस्ट होते हैं ना, दे आर वेरी टेस्टी. आई डोंट नो इफ़ यू ट्राइड द टूथपेस्ट योरसेल्फ. तो कई बार ये हो जाता है कि इतना मज़ा आता है यूज़ करने में, तो बच्चा जस्ट swallows it. मतलब ये चीज़ मैंने बहुत देखी है, स्पेशली विद कीको ना, दे हैव अ लॉट ऑफ द टूथपेस्ट बेसिकली आर वेरी टेस्टी. तो मेन चैलेंज जो मैंने देखा है, जब मैं यूजुअली ट्राई करती हूँ कि बच्चा दूसरा टूथपेस्ट ट्राई करे जो फ्लोराइड वाले होते हैं मेनली, तो वो थोड़ा सा उसमें मिंटी फ्लेवर आ जाता है जो हमारे अडल्ट टूथपेस्ट होते हैं जैसे, तो उससे रेजिस्टेंस होती है. तो ये जो आप बता रहे हो कि कीको के टूथपेस्ट से शी डिडंट लाइक, तो व्हाट आई वुड प्रोबेबली सजेस्ट यू इज़ यू गो टू अ शॉप एंड यू पिक आउट 2-3 टूथपेस्ट एंड यू आस्क हर कि कौन सा वाला लें. Right, you involve her in that process. So once she picks something, you get 2 or 3. ठीक है, you say ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, get 2, and then you try both. ठीक है, and you tell her कि देखो आपने बोला तो हम ये लेके आए हैं, and you start with a very small amount, and वो gradually उसको फिर धीरे धीरे करके आप expose करो कि I think she's under 3 ना. She's under 2. So you can just use a rice grain amount of toothpaste. That should be sufficient. एक छोटा सा डॉट भी आप ले लोगे ना तो आई थिंक मैंने वो ज़्यादा अमाउंट का भी यूज़ किया लाइक वी डू. एंड वन थिंग, लाइक इलेक्ट्रिक टूथब्रश क्या हेल्प करते हैं किड्स की, लाइक दे डोंट नो हाउ टू क्लीन द. सो लाइक जैसे मैंने पहले एड्रेस किया था, अगर थोड़ा सा बड़ा बच्चा है 7 साल से ऊपर तो आप उसको सिखा सकते हो और वो यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिक टूथब्रश. अगर बच्चा थोड़ा छोटा है तो पेरेंट हैज़ टू यूज़ इट. एंड या कमिंग टू द पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक टूथब्रश, इट मेक्स योर जॉब ईजी. मतलब बहुत ईजी हो जाता है फॉर द पेरेंट, क्योंकि इट वाइब्रेट्स, इट ऑसिलेट्स. तो मैनुअल टूथब्रशिंग से कई ज़्यादा बेटर हो जाता है आपका क्लीनिंग, क्योंकि एफिशिएंसी ज़्यादा है और एफर्ट कम लगता है. सेकेंड थिंग, मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैं इलेक्ट्रिक टूथब्रश यूज़ करती हूँ. तो जब मुझे ट्रैवल करना होता है, जैसे बैटरीज़ नहीं ले जा सकते हो आप प्लेन में, तो आई यूज़ अ मैनुअल. तो जब मैं मैनुअल यूज़ करती हूँ मुझे ऐसा लगता है मेरे दांत क्लीन ही नहीं हुए हैं. अब नाउ कमिंग टू अनदर पॉइंट इन टर्म्स ऑफ, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक टूथब्रश, अगर आप कोई भी टूथब्रश ले रहे हो, अगर आपकी टेक्निक ठीक नहीं है ना तो वो बेकार है, बी इट इलेक्ट्रिक बी इट मैनुअल. तो इलेक्ट्रिक में इज़ इट ए मिथ कि इलेक्ट्रिक वो टेक्निक को ठीक कर देता है? इलेक्ट्रिक टेक्निक को ठीक नहीं करेगा, लेकिन अगर आप प्रॉपर टेक्निक से यूज़ कर रहे हो तो इट मेक्स योर टीथ मच क्लीनर, लाइक द क्लीनिंग एफिशिएंसी इंक्रीजेस वर्सेस अ मैनुअल टूथब्रश. ओके. और जैसे मेरी टीम है, ऑफिस में टीम है, उनको भी जब पता चला कि हमारे पास डॉक्टर उमा आ रही है पीडोडोंटिस्ट, तो उनके भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके लिए. तो उनमें एक क्वेश्चन मेरी टीम में है अतुल. उनका क्वेश्चन है आपके लिए कि उनकी बेटी के दूध के दांत गिर गए हैं एंड इट्स बीन 1.5 ईयर,
और दूसरे दांत आए ही नहीं हैं, तो इज़ इट नॉर्मल कि वो वेट करें या क्या करें? तो इसमें ना मुझे कई सारे क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे हैं जो मैं पूछना चाहूँगी उनसे। एक तो ये है कि एज की बात आ जाती है, क्या एज है बच्चे की। तो जनरली क्या होता है कि जो मोस्ट कॉमन चीज़ जो ऐसा क्वेश्चन से मैं अज्यूम कर रही हूँ, फ्रंट के टीथ अगर गिरे हैं, कई बार हो जाता है बच्चा भाग रहा है, गिर गया तो टूथ हैज़ जस्ट कम ऑफ, तो जो नया टूथ है वो आ जाता है 7 से 8 की एज में। इट डज़ नॉट मैटर कि वो 3 साल पे गिरा या 4 साल पे, क्योंकि परमानेंट टूथ रेडी होता है निकलने के लिए बिटवीन 7 to 8 ईयर्स। तो अगर सेंटर वाले टीथ की बात कर रहे हैं ऊपर में, तो मे बी दे कैन वेट फॉर अ ईयर, 7 to 8 तक अगर आप वेट कर लो, उसके बाद भी नहीं निकल रहा है, इन दैट केस गो टू अ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट। कुछ भी नहीं होता है, एक चेकअप होता है, एक्सरे लेके देखते हैं कि अगर दांत है, पहली बात तो ये, अगर दांत है तो वो आ क्यों नहीं रहा, और अगर कोई इश्यूज़ हैं, कई बार ये होता है कि आपके गम्स ना बहुत थिक हो जाते हैं तो वो टूथ को पियर्स नहीं करने देते, तो हल्का सा एक कट लगाते हैं एंड देन द टूथ कैन ऑटोमेटिकली कम आउट। तो ये चीज़ है। अब इसके अलावा और किसी और दांत में है तो इन दैट केस दे शुड विजिट अ डेंटिस्ट एंड गेट इट शोन। और इसमें एक हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि आपको किड्स को फर्स्ट डेंटल विजिट के लिए 1 ईयर पे लेके जाना चाहिए। रेगुलरली इन सब चीज़ों को लाइक ये क्वेश्चंस दिमाग में रखने की बजाय यू शुड विजिट रेगुलर, थोड़ा सा लाइक काइंड ऑफ इम्यूनाइजेशन में भी मैंशनड होता है आजकल डेंटल चेकअप्स। तो आई थिंक इट्स द आंसर ऑफ देयर क्वेरी, वो जल्दी आंसर हो जाएंगे इंस्टेड ऑफ वेटिंग। ओके, एक क्वेश्चन मेरी टीम में मयंक हैं, उनकी साइड से आया है कि लाइक जो पेप्सी, कोका कोला, इज़ इट हार्मफुल फॉर टीथ्स? व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक मॉडरेट वे में तो इट्स फाइन यार। आप पेप्सी कोका कोला पियो, थोड़ा सा पानी से रिंस कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो जो कार्बोनेटेड बेवरेजेस होते हैं एज सच, तो उसमें आपका थोड़ा चांसेस ऑफ डेवलपिंग मोर कैविटीज़ थोड़ा बढ़ ही जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शुगर होता है, प्लस इट्स कार्बोनेटेड एज वेल। तो जो एनामल के अंदर जो it basically tries to leach out the minerals from your enamel. तो what I would suggest is after, like you said, कि थोड़ा सा पीने के बाद एक बार पानी पी लीजिए. Don't brush immediately after you've had any carbonated beverage. Wait for at least half an hour. You can rinse your mouth, no issues, but don't brush immediately, क्योंकि whatever mineral has come into your mouth, it will be washed off. वो वापस जाके आपके टूथ में अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा अगर आप एकदम से ब्रश करोगे तो एंड आई जस्ट से समथिंग कि अगर आप एक बेबी को दे रहे हो तो बहुत ही मॉडरेशन में देना है। ये नहीं कि मतलब आप कार्बोनेटेड बेवरेज से एक्सपोजर दे रहे हो. यू कैन गिव देम फ्रूट जूसेस, दोज आर फाइन. आपका जो पैकेज्ड जूसेस आते हैं वो भी हार्मफुल ही हैं इन टर्म्स ऑफ कॉजिंग इश्यूज विद द टीथ. तो कोमल का एक क्वेश्चन मेरे पास था अबाउट आई थिंक दैट वन ओनली कि आपको पेसिफायर्स कितनी देर के लिए यूज़ करने चाहिए, क्योंकि पेसिफायर्स आर वेरी एडिक्टिव. वो आई थिंक आपने स्टार्टिंग में भी कवर किया है. तो लाइक बट उसमें मेरा एक क्वेश्चन था कि आपने बोला कि मॉडरेट वे में, तो मॉडरेट क्या होता है, कितना? मॉडरेट ये हो गया कि आपने थोड़ी देर के लिए रखा और निकाल दिया. और पूरी रात जो बेबी लगा के रखते हैं, पूरी रात में फिर वही वो फोर्सेस आ जाते हैं आपके कि द पैसिफायर इज़ गोइंग टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन योर जॉ, तो इट विल कॉज द अपर जॉ टू स्टार्ट ग्रोइंग रियली फास्ट और लोअर जॉ की ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी. एंड आई हैव सीन कि आपको यहाँ पर लिप्स पे एलर्जी भी हो जाती है बेबीज़ को पैसिफायर यूज़ की वजह से. हाँ, दाने आ जाते हैं, रेडनेस हो जाती है. उसको अगर आपको क्योर करना है तो उसके लिए व्हाट वी कैन डू? फॉर योर अपर लिप एक तो वो होता है कि सलाइवा एक्सपोजर अगर बहुत ज़्यादा है ना लिप्स पे, जैसे अगर आप कभी ऑब्जर्व करो, कभी कभी हो जाता है स्पेशली समर्स में, आप लिप्स को ना बार बार लिक करते रहो तो आपके लिप्स के ऊपर और नीचे जहाँ पे भी आप लिक कर रहे हो वहाँ पे एक लाइन सी बन जाती है रेड कलर की, एंड इट हर्ट्स अ लॉट. तो इट्स मेनली बिकॉज ऑफ द सलाइवा विच इज़ कॉन्स्टेंटली टचिंग योर लिप, एंड ऑल्सो जो फ्रिक्शन कॉज हो रहा है उसकी वजह से आपके जीभ से भी आपके लिप्स पे प्रॉब्लम आ सकती है. तो इमेजिन इट्स अ पैसिफायर.
तो फर्स्ट थिंग इज़ आई वुड से डिसकंटिन्यू द पैसिफायर एंड लिप्स पे जो है अगर बहुत ज़्यादा इशू नहीं है तो यू कैन जस्ट अप्लाई वैसलीन एंड वेट एंड वॉच. अगर आपको लग रहा है कि इस वाले एरिया में कुछ हो रहा है तो देन आई वुड प्रॉब्ली से यू टेक द चाइल्ड टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट. Okay. Thank you so much, Dr. Uma, to answer all my queries, questions. Any message for my audience? Final message for my audience? So I would say that please respect milk teeth. That's my number one, like message for everyone whoever's watching it. Don't treat them like Like they don't deserve any importance. They are very, very important. treat them like a guest in your house. Really? But you want the guests to leave, na? But anyways, they will leave. I would say treat them like how you would treat your baby. And the second thing is I would say कि मतलब just meet your pediatric dentist जैसे जैसे आपके checkups के लिए. मतलब don't think कि पैसे लग रहे हैं. दे आर बेसिकली एन इन्वेस्टमेंट फॉर योर चाइल्ड्स हेल्थ. आप पीडियाट्रिशियन के पास जैसे जाते हो वैसे यू शुड गो टू अ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट ऑल्सो फॉर द चाइल्ड्स टीथ. एंड जनरल डेंटिस्ट से बेटर आपके पीडियाट्रिक डेंटिस्ट रहेंगे टू हैंडल अ स्मॉल चाइल्ड स्पेशली. अगर आपका बच्चा कोऑपरेट कर सकता है तो प्रॉबेबली अ जनरल डेंटिस्ट कैन हैंडल देम. जैसे आप किसी हार्ट प्रॉब्लम के लिए आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास ही जाओगे, आप स्किन डॉक्टर के पास नहीं जाओगे. तो द सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज हियर, लाइक गो टू अ स्पेशलिस्ट. Okay, and one thing I have seen कि like their clinic are very happening for kids. They take care of this thing कि children कोई phobia लेकर घर ना जाए. Thank you so much, Dr. Uma. Thank you for having me. Great conversation with you. Thank you दोस्तों. आशा करती हूँ आज का पॉडकास्ट आपको बहुत पसंद आया होगा. मुझे तो मज़ा आया. मेरे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो रिलेटिव है भी या नहीं है, पूछने चाहिए नहीं पूछने चाहिए, पर आज मैंने पूछ लिए सारे सवाल. और इन फ्यूचर भी हम डॉक्टर उमा के साथ पॉडकास्ट करते रहेंगे. तो आप अपने क्वेश्चन टाइप कर सकते हो हमारे चैट बॉक्स में, जो कि हम अपने अगले पॉडकास्ट में डॉक्टर उमा से क्लियर करेंगे. थैंक यू सो मच. और ऐसे ही पॉडकास्ट मैं आपके साथ लाती रहूँगी.